हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सेंटर ऑफ मास का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बेसिक्स देखा था। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें दो पार्टिकल्स है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। फिर दोनों पार्टिकल का मास m1 m2 है और उनकी वेलोसिटीज़ है v1 और v2। तो सेंटर ऑफ मास बाय फॉर्मूला हम जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 वेक्टर फॉर्म में। बट अगर हम सिर्फ ये बोलें कि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कंडीशंस ले रहे हैं, है ना। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है m1, ये तो सेंटर ऑफ मास का अपने फॉर्मूला लिख दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। लेकिन मान लीजिए व्हेन टू पार्टिकल्स हैविंग मासेज m1 एंड m2, तो ये दो पार्टिकल का एक सिस्टम बन चुका है एंड दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन द सेम डायरेक्शन। तो अब ये ना समझे कि बॉडी के अंदर ही दो पार्टिकल रहे, नहीं, अब एक सिस्टम बनाइए। दो पार्टिकल का एक सिस्टम बना दिया आपने और ये m1 m2 नाम के एक सिस्टम हो गए और v1 v2 से ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब अब जरा सोचिए इनके बीच का एंगल कितना हो गया चलने का, वेलोसिटी v1 और v2 के बीच का एंगल हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। आप वेक्टर फॉर्म से समझ सकते हैं। अगर हम दो पार्टिकल्स के लिए VCM लिखें ना, एक्चुअल में लिखें, तो एक्चुअल में हमें क्या लिखना चाहिए पता है? वेक्टर फॉर्म से ये बस मैग्नीट्यूड VCM क्या होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप? दो वेक्टर है ना, m1 v1 m2 v2 ऐसे दिया हुआ है ना, तो m1 प्लस m2 तो ठीक है, पहले बाहर लिख लीजिए। तो लिखेंगे क्या? अगर कोई भी दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, उनकी वेलोसिटीज है v1 और v2, और वो v1 और v2 के बीच में मान लीजिए कितना एंगल दिया हुआ है, लेट सपोज थीटा एंगल दिया हुआ है। तो फिर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा कैसे निकालेंगे आप? कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि आप कंपोनेंट वगैरह लेने में लगे, नहीं, सिंपल m1 स्क्वायर, इनका स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़े होंगे, आपको याद होगा कुछ, प्लस क्या लिखेंगे आप m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये a हो गया ये b हो गया। क्योंकि v अगर वेक्टर है तो किसी वेक्टर में मास m का स्केलर का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा वेक्टर ही आएगा, इसको मोमेंटम बोलते हैं वैसे, है ना, फर्स्ट पार्टिकल का। तो ये मोमेंटम का स्क्वायर कर दिया आपने एक्चुअली, बट लिख दिया मैंने m1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 प्लस 2ab cos थीटा। 2ab में क्या लिखेंगे? 2m1 v1 m2 v2, मतलब डायरेक्ट लिख दूंगा 2m1 m2 v1 v2 और इंटू cos थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दो पार्टिकल का अगर एक सिस्टम है और दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज ऐसे, दोनों पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये वेक्टर हो चुका है, ये भी वेक्टर हो चुका है। इन दोनों वेक्टर वेलोसिटीज के बीच में जितना एंगल है वही m1 v1 और m2 v2 के बीच का एंगल होगा, क्योंकि m1 m2 के में डायरेक्शन थोड़ी ना है और ये पॉजिटिव ले रहे हैं, मास तो निगेटिव होता नहीं, तो वही एंगल इनमें भी होगा। तो फिर बस ऐसे कीजिए, वेक्टर फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये है ना a प्लस b किया आपने, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कैसे करते हैं आप? रूट ओवर, याद कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही करते हैं आप। तो यही किया मैंने, एक ही जगह m1 v1 b की जगह m2 v2 लेके इसको मैंने नोट कर लिया, ठीक है सर। बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, थीटा 0 है, तो क्या लिखते हैं आप? a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड याद कीजिए, ये लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 0 1 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और किसका होल स्क्वायर है? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाता है a प्लस b। तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली आप a प्लस b करते हैं, याद कीजिए। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये cos थीटा 0, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आप m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एज अ वेक्टर ही पढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो, ये पहली कंडीशन, ये जनरल कंडीशन है थीटा वाला। दूसरी कंडीशन, अगर एक पार्टिकल m1 मास का v1 वेलोसिटी से राइट में चल रहा हो और दूसरा m2 मास का v2 वेलोसिटी से लेफ्ट में चल रहा हो, याद कीजिए, तो एक ये वेक्टर बन गया m1 v1, दूसरा वेक्टर बन गया m2 v2। जिधर v1 का डायरेक्शन होगा उधर m1 v1 का डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि m1 तो स्केलर है और पॉजिटिव है, और जिध v2 का डायरेक्शन उधर m2 v2 का डायरेक्शन, क्योंकि m2 पॉजिटिव है। तो ये वेक्टर्स हो गए, दो वेक्टर दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं। तो मान लीजिए m1 v1 a है, क्योंकि हमें m1 v1 चाहिए ना बच्चों, m1 v1 a ले लिया आपने और ये b ले लिया, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली a माइनस b लिखते हैं, याद है कब? जब दोनों वेक्टर अपोजिट हो, मतलब 10 न्यूटन इधर लगाइए 3 न्यूटन इधर लगाइए तो नेट कितना आता है? 7 न्यूटन,
ठीक वही करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ VCM, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या M1V1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो M2V2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ये वेक्टर फॉर्म में ये भूल जाते हैं और ये दिक्कत कर लेते हैं। तो डायरेक्शन देखिए सेम डायरेक्शन में है तो बस ये डायरेक्ट ऐड कीजिए। स्केलर फॉर्म में अगर चाहिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड, अपोजिट में तो ऐसे कीजिए। और अगर परपेंडिकुलर चल रहे हैं, लेट सपोज दे आर, यहाँ पे थीटा कितना हो गया अपोजिट 180, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर, टू पार्टिकल्स M1 M2 हैविंग वेलोसिटीज V1 एंड V2, दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब थीटा उनके बीच का कितना हो जाएगा बेटा, मूव एट राइट एंगल, मतलब तीसरा कंडीशन में लिख दूँ थीटा इज 90 डिग्री। तो फिर याद कीजिए दो वेक्टर ए और बी अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी, तो उनको एडिशन कैसे करते हैं, √A² प्लस B²। याद लीजिए उनका मैग्नीट्यूड A प्लस B का, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है फिर 0। वेक्टर में याद होगा आपको। तो यहाँ पे मैं VCM का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे आप, वही M1² V1² अब प्लस M2² V2², लेकिन किस में, रूट में, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 तो चलता रहेगा, क्योंकि M1 M2 का स्क्वायर करके रूट करेंगे फिर बाहर ही आ जाएगा M1 प्लस M2। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए चेक करते हैं। फिर से वही बात मैं कहूँगा कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मासेज M1 M2 है और थीटा एंगल उनके एक्सेशंस A1 A2 हैं और दे आर, वो ऐसे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट विथ एक्सेशन A1 A2। M1 वाला इधर चल रहा है E1 एक्सेशन से, M2 वाला इधर चल रहा है A2 एक्सेशन से। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, है ना, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो क्या करेंगे, एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला तो आपको बच्चों पता है। क्या लिखते हैं आप, दो पार्टिकल के लिए M1 A1 लेकिन वेक्टर फॉर्म में, प्लस M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो दो वेक्टर्स इनको ऐड करना है, दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, उनके बीच का एंगल हो तो डायरेक्टली करते हैं सर, कुछ इस तरीके से। क्या करेंगे, M1 A1² मतलब M1 का भी स्क्वायर होगा, एक वेक्टर था, प्लस A² प्लस B² मतलब M2 A2², दोनों का स्क्वायर, प्लस 2M1 A1 M2 A2 मतलब M1 M2 A1 A2 मैं एक साथ लिख दूँ, एंड उनके बीच का एंगल cos थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बेसिक आप क्लियर रखें ना तो बाकी चीज़ें आसान होती हैं। तो चलिए, अगर आप, मैंने बोला थीटा 0 है मतलब M1 M2 के पार्टिकल्स जो थे A1 से इधर चल रहा है, M2 वाला M2 A2 से इधर चल रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में थीटा 0 है तो cos थीटा 0 cos 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, cos 0 मतलब 1। तो ACM मतलब मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड था सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया, ACM आप लिखिए डायरेक्टली। तो क्या लिखोगे बच्चों, सर डायरेक्ट आ जाएगा M1 A1 प्लस M2 A2, जैसे वेलोसिटी के लिए लिखा, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 तो रहेगा ही। अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट में चल रहे मतलब थीटा 180 है, टू पार्टिकल्स having masses M1 and M2, if they move in same direction, this formula, if they are moving in opposite direction then M1 A1 minus M2 A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये नीचे वाला प्लस ही करना, माइनस मत कर देना, टोटल मास लेना है सिस्टम का। अब परपेंडिकुलर चलेंगे तो फिर वही पुरानी बातें, जैसे आप दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कैसे, ये वेक्टर है एक और एक वेक्टर A स्क्वायर प्लस B² डिवाइड बाई, ये तो M1 प्लस M2 चलता रहेगा। तो ये आपका ACM आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे, बार बार ध्यान रखें। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बस ध्यान है आपको रखना है कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका सर, जैसे आप अब क्वेश्चंस देखें तो आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा, लेट सपोज टू पार्टिकल्स A एंड B आर इनिशियली एट रेस्ट, एक पार्टिकल A और B है एंड पार्टिकल्स है, और इनिशियली कैसे कहा मैंने, इनिशियली दे आर एट रेस्ट, इमेजिन करिए, एंड दे आर मूविंग अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब A पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल B है और रेस्ट पे है शुरुआत में, मतलब इसका U1 0 ले लेता हूँ और U2 भी 0 ले लेता हूँ, 1 मतलब A और 2 मतलब B ले लिया, एंड दे आर मूविंग अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन। जैसे इसको अगर अकेला सिस्टम समझोगे बेटा तो इसको ये एक्सटर्नली खींच रहा है, इसको अगर एक सिस्टम समझोगे तो इसको एक्सटर्नली खींच रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को मिला के एक सिस्टम बना दिया आपने, टू पार्टिकल सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर दोनों हो गए और दोनों एक दूसरे को अगर म्यूचुअली खींच रहे हैं
तो फिर दोनों सिस्टम के लिए तो दोनों एक ही हैं, और इनके अंदर आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या हो रहा है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि टू पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट इफ दे आर मूविंग अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मूव कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली आपने कुछ नहीं किया सिस्टम पे। हाँ, इसके लिए एक्सटर्नली हुआ, इसने इसको खींचा, इसके लिए एक्सटर्नली हुआ, इसने इसको खींचा, दोनों को जब मिला दिए तो एक सिस्टम बन गया। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब वो इंटरनल हो गया सिस्टम के। पूछ रहा है जब एक समय ऐसा है जब ए वाला v वेलोसिटी से चल रहा हो और बी वाला 2v वेलोसिटी से चल रहा हो, क्योंकि उनके मास अलग अलग हैं तो वेलोसिटी अलग हो सकती है। ए वाला v वेलोसिटी से चल रहा हो और बी वाला 2v वेलोसिटी से चल रहा हो स्पीड से, और उस समय सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, मास ऑफ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपको पूछा है जब ए वाले की वेलोसिटी v और बी वाला 2v हो जाए। तो आप क्या समझेंगे, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स ले लिया, इंटरनल फोर्सेस डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरनल की वजह से, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगी जब पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जब पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, वेलोसिटी कैसे हो सकती है, मतलब वेलोसिटी ही नहीं होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आंसर कितना है आपका, 0। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे थे, मतलब ए और बी अलग अलग इंडिविजुअल है लेकिन अब बन गए एक सिस्टम। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से अगर मूव कर रहे हैं तो फिर उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ये बात ख्याल रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको देखें। मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है ए जिसको मैंने कहा 6 kg का, दूसरी बॉडी है बी जिसको मैंने बोल दिया 4 kg का। आप m1 m2 ले लीजिए, m1 m2। मैंने कहा अगर उनकी वेलोसिटीज़ हैं मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में 5i कैप माइनस 2j कैप। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ, 1 या 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें और फिर देखिए। और इसकी बी वाले की वेलोसिटी उन्होंने v2 दिया 10i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में। क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है, VCM m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। डायरेक्टली करें, 6 का m1v1, ये m1 वाला v1 में मल्टीप्लाई, m2 वाला v2 में मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप आई होप कि सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 5i माइनस 2j प्लस 10k प्लस दूसरा वाला कितना है m2, 4 इंटू v2 10i माइनस 2j प्लस 5k डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 6 प्लस 4 डायरेक्टली दिया 10। आई होप कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आई कैप 6 5 जा 30 आई कैप, 4 10 जा 40, 30 और 40 70 आई कैप बाई 10 तो है तो 7 आई कैप। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार करके देखना। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये दोनों माइनस में, माइनस 20 बाई 10 माइनस 2j कैप, 6 10 जा 60, 4 5 जा 20, 80 बाई 10 मतलब 8k कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आई होप आपको आता है, √7 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 8 स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। इस तरीके से आप ये बेसिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ और उसको हम करने का ट्राई करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। और फिर अगले वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि किसी प्लैंक पे या किसी जैसे बोट पे जब बैठते हैं या प्लैंक पे हम चलते हैं और प्लैंक किसी स्मूथ सरफेस पर तो कितना आगे पीछे शिफ्ट होता है, तो वो वाले भी हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे, उसके ट्रिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके पहले हम चलिए कुछ बेस तरीके से क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें और ट्राई करें खुद से पहले। कि मान लीजिए मैंने कहा एक मेरे पास एक रॉड है और थिन स्टिक है, चलिए रॉड छोड़िए, देयर इज अ थिन स्टिक, ये स्टिक मैं ऐसे पतला सा यहाँ पे बना दिया, देयर इज अ थिन स्टिक एंड द लेंथ ऑफ स्टिक इज 2 मीटर। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये बनाया, इसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, 2 मीटर। देयर इज अ थिन स्टिक हैविंग लेंथ 2 मीटर। अच्छा यहाँ पे रखा गया मतलब बट ऑब्वियसली इतना तो आपको पता है, यहाँ से क्या मिलेगा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा है ना, जहाँ पे रखा है कॉन्टैक्ट में है। एंड वेट इसका यहाँ पे लगेगा डेफिनेटली, इतना तो आप जानते हैं mg।
बोला गया है इट इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ इट्स एंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। जरा कॉमन सेंस लगा, ये तो नीचे गिर जाएगा। अच्छा जब ये नीचे गिरेगा तो ये पीछे स्लिप होगा, आप जानते हैं बात। तो आपसे पूछा क्या गया है, जरा सोचिए। इट इज स्लाइटली पुश्ड एट द अदर एंड, यहाँ पे हल्का सा पुश कर दिया, स्लाइटली पुश्ड एट अदर एंड, देन व्हाट इज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। आपसे पूछा गया है पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। जरा सोचिए, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, टोटल मास को हम मान लें, क्योंकि हम जानते हैं अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं बॉडीज़ का एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे लाई करते हैं, सेम फार्मूला हो जाता है, आप जानते हैं। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और बहुत लेंथ वाली बॉडी है, लंबी बॉडी है, तो फिर दोनों का पोजीशन अलग अलग होगा, बट यहाँ पे आप मान सकते हैं छोटी बॉडी है। सर सेंटर ऑफ मास ऐसा लग रहा है आपको कि कोई बच्चा अगर ऐसे समझे कि सर ये ऐसे नीचे गिरेगा, तो ये जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा ये पीछे स्लिप होता जाएगा। तो ये पहले मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ रॉड, इमेजिन करिए कि पहले मान लीजिए रॉड ऐसे रहा होगा, अगर मान लीजिए पूरा खड़ा ही है, अगर ऐसे होता दिया होता तो क्या करते हैं, अभी तो गिर ही रहा है मान लीजिए, तब तो आप इजली समझ जाएंगे। ऐसे रॉड होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीचों बीच होता 1 मीटर पे, ये 2 मीटर का है, यहाँ पे होता। जब ये थोड़ा सा इसको पुश करते आप तो ये थोड़ा सा पीछे जाता है ना, इसकी लेंथ क्योंकि 2 ही मीटर रहनी चाहिए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो अब सेंटर ऑफ मास कहीं, अब क्या समझेंगे आप कि सर सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, नहीं, ज़रा सोचना। अब फिर और थोड़ा सा नीचे गया मान लीजिए, तो और थोड़ा और पीछे हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर का ही होना है उसको। तो होगा क्या, क्या आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया जब गिर रहा था, आपने हल्का सा पुश करके छोड़ दिया तो उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स कौन है, एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली द वर्टिकल डायरेक्शन, यही वाला एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू अगर हम देखें न्यूटन्स का लॉ, अगर सेकेंड लॉ हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगाएं, तो सेंटर ऑफ रॉड सिर्फ नीचे मूव करेगा। क्यों, आपको पता है सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता जाता है बेटा, हैवियर पोर्शन की तरफ, ये सबको पता होगा। तो अगर हम बात करें F इक्वल टू एम ए की, F क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और मास भी कौन सा लेना है, टोटल मास सिस्टम का, मतलब रॉड का मास लेना है फिलहाल। और एक इसका लेते हैं आप ACM, है ना। क्या आपने एक्सटर्नली कुछ फोर्स ऐसे लगाया, डेफिनेटली नहीं। एक डाउनवर्ड ये सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में एक नेट मिल रहा है नॉर्मल, उसके अलावा तो नहीं। तो पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पाथ सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन रहेगी वर्टिकली वो वही रहेगी। यहाँ पे जो थी ना, यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो थी, अगर यहाँ पे जो थी, यहाँ पे जो थी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, मतलब वर्टिकली उसी जगह पे रहेगी, सॉरी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली बस नीचे आती रहेगी डाउनवर्ड, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो होगा स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ मास का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसे, आई होप समझ में आया कि सेंटर ऑफ रॉड नीचे आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी उसका किधर आएगा, नीचे। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स किधर है, एक्सटर्नल फोर्स जिधर होगा उधर ही एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड है mg, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास सिर्फ नीचे आएगा। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, आगे पीछे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ डाउनवर्ड। जब फोर्स डाउनवर्ड है तो बॉडी भी किधर जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जाएगा मतलब आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा, जहाँ था उसके ठीक नीचे जाता चला जाएगा, शिफ्ट ही नहीं होगा। तो जब आगे पीछे शिफ्ट होता तब तो 2D में होता। तो सेंटर ऑफ मास तो 1 डायमेंशन जा रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड है एक्सटर्नल, तो सेंटर ऑफ मास भी डाउनवर्ड ही चलेगा शुरुआत में, क्योंकि रुका हुआ था। जैसे एक बॉडी को आप जब हवा में छोड़ते हो तो क्या होता है, सिर्फ नीचे गिरता है, क्योंकि उसका वेट नीचे खींचता है उसको, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। लेकिन अगर हम किसी एंगल पे फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला के फिर पैराबोलिक बोल देते हैं उसको, 2 डायमेंशन। या यहीं पे आप बॉडी रखे हैं, छोड़ दिए, नीचे आ रहा है, हवा तेजी से चल जाए, थोड़ा आगे से फिर ऐसे गिरेगी, तो 2 डायमेंशन होगा। बट एयर रेजिस्टेंस वगैरह अगर आप 0 ले रहे हैं तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्सटर्नल mg, मतलब उसका वेट जो कि डाउनवर्ड है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी एक ही डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसी बॉडी का भी इस केस में भी सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात का खास ख्याल रखें आप। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा क्वेश्चन और ले लेते हैं और आप मुझे खुद बताइए। जैसे ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई करेंगे।
एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास मैंने ले लिया 3m। लेट सपोज देयर इज ए प्रोजेक्टाइल हैविंग मास 3m, उसका मास ही 3m लिया है प्रोजेक्टाइल का। इस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंक दिया किसी पॉइंट से। लेट सपोज इट इज़ जस्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एंड इट एक्सप्लोडेड इनटू 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा m, इसलिए 3m लिया उन्होंने, m। और कहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ? एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये प्रोजेक्टाइल जाएगा तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, ज़रा इमेजिन करें आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे, है ना, पैराबोलिक पाथ। जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था, मतलब 3m था, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोडेड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, है ना, इन 3 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट रिट्रेसेड इट्स पाथ, रिट्रेसेज इट्स पाथ, एक पार्ट ने रिट्रेस किया, है ना। सेकेंड पार्ट कम्स टू रेस्ट। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे आप जानते हैं वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। अगर ये 3m होता तो इस पाथ पे जाता, यहाँ पे गिरता ए पॉइंट पे, ध्यान रखिए, करेक्ट है। बट यहाँ पे एक्सप्लोड हो गया, 3 पार्ट्स में हुआ। एक पार्ट रिट्रेस किया, रिट्रेस किया मतलब ठीक उसी पे वापस आ गया। दूसरा पार्ट कम्स टू रेस्ट बोल दिया। रेस्ट मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है हाईएस्ट पे, हॉरिजॉन्टल रहती है जो आगे लेके जाती है, लेकिन दूसरे पार्ट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब 0 हो गया, मतलब वो कहाँ गिर जाएगा? ठीक यहीं गिर जाएगा। एक m इधर आने लगा, एक m नीचे जाने लगा, क्योंकि जब रेस्ट पे आ गया तो कौन खींच लेगा उसको? उसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी नीचे खींच लिया। एक पाथ रिट्रेस किया, एक रुक गया। देन पूछा है द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज 100 मीटर। अगर एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो द रेंज 3m, मतलब अगर मास 3m होता, एक्सप्लोजन नहीं होता, तो रेंज 100 मीटर रहता। बट अब बोल रहे हैं just because of this explosion, that means it just breaks into 3 equal parts, the distance of third part, क्योंकि पहला वाला तो यहीं आ गया रिट्रेस करके, दूसरा वाला रेस्ट पे था तो यहीं जा रहे गिर जाएगा, ये तो हमने हिंट दे दिया। तो पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से ओ से थर्ड पार्ट कितना दूर जाके गिरेगा। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट फाइनली लैंडेड ऑन द ग्राउंड, कहाँ? ग्राउंड पे, जहाँ पे जब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा और कितना दूर पे गिरेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास 3m था, उसको आपने फेंका। अगर पूरा गया होता, प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करता तो 100 मीटर रेंज कवर करता, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचती है, वहीं पे वो एक्सप्लोड कर गया 3 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट जो है रिट्रेस किया अपने पाथ को, दूसरा रेस्ट पे आ गया, मतलब नीचे गिर जाएगा, ठीक। तो पूछ रहे हैं जो तीसरा पार्ट है, जब वो लैंड करेगा ग्राउंड पे तो कहाँ पे लैंड करेगा? शुरुआत में जहाँ से फेंका था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाके लैंड करेगा? तो ज़रा सोचते हैं, आप खुद बताइए। जब ये एक्सप्लोड किया प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोजन हुआ इसके अंदर, तो क्या बाहर से हुआ? जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस इनसाइड इट, राइट। तो कुछ एक्सप्लोजन में केमिकल रिएक्शंस कुछ अंदर हुआ, बाहर से तो फोड़ा नहीं आपने, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया कहाँ उसके ऊपर? खुद से फूटा वो, है ना। तो ये बताता है एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस बट एक्सटर्नली आपने कुछ किया नहीं, तो दैट मीन्स इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ। तो इंटरनल फोर्सेस से हुआ तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन क्या रहेगा जो पहले था? मतलब सोचिए ज़रा, द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज हैज़ ए एक्सेलेरेशन जी, क्योंकि आगे के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन होता है क्या? जब ये 3m था तो इसका एक्सेलेरेशन क्या था? सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड ना नीचे जी। आगे के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन लेते हैं प्रोजेक्टाइल में? नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं, कितना? जी। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी कितना रहेगा? जी ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन जी। ये एक्सटर्नल कब? एक्सप्लोजन के टाइम पे मैंने बोला, है ना। तो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन जो पहले था, एक्सप्लोजन के बाद भी जो एक पार्ट बचा है वो प्रोजेक्टाइल ही रहेगा, मतलब वो थर्ड पार्ट हो सकता है कि थोड़ा आगे जाके गिर जाए, क्योंकि जब 3m था तो यहीं गिरा था, वो थोड़ा हो सकता है यहाँ आके गिर जाए। अब आप कितना दूर जाके गिरेगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो सिर्फ जी है। तो ज़रा सोचिए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू,
मैंने जो एफ एक्सटर्नल जीरो लिखा था वो मत समझना कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, वो एक्सप्लोजन के टाइम पे मैंने बोला। बाकी हमेशा चाहे 3m है चाहे m है कुछ भी हो, कौन सा एक्सप्रेशन है, जी है सिर्फ एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, यही पढ़ते हो ना, एफ इक्वल टू एम है। टोटल मास कितना था शुरुआत में 3m, तो 3mg उनका वेट हो गया। टोटल मास कितना है 3m, तो एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए 3m कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा कितना रहेगा, सिर्फ g ही रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले बोला, आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली आप लिख सकते हैं एक्स सी एम इजकल टू, तीन पार्ट्स में हो गया ना, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब तीनों मिला के m प्लस m 3m ही है। हालांकि m1, अब जब बताइए, तो सेंटर ऑफ मास का जो पहले डिस्पोजिशन था अभी भी वही रहेगा, क्यों, क्योंकि रेंज पूछा है, और रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल में। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेशन नहीं होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी। मैंने बताया था ना, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी डायरेक्शन में नहीं हो, मतलब कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। मतलब 100 मीटर पहले जा रहा था तो अभी भी 100 मीटर ही जाएगा, याद रखना। मतलब एक्स सी एम कितना मीटर जा रहा था, जब तीनों मिल के थे तो 100 मीटर थे ना, तीनों मिलके 100 मीटर थे, तो वो 100 मीटर ही लिखिए। m1 m हो गया। वो बोला रिट्रेसेज इट्स पाथ, मतलब कहाँ से फेंका था आपने, जीरो से, जीरो पे ही आ गया। दूसरा वाला m2 बताइए, m2 वाला कहाँ पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट से डायरेक्ट नीचे गिर गया। हाईएस्ट पॉइंट तक कितना कवर कर लेता है, r/2, याद है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर का था, हाईएस्ट पॉइंट तक मतलब 50 मीटर कवर किया। तो दूसरा वाला कितना चल चुका है 50। तीसरा वाला आप निकाल लेंगे, m3 मतलब m ही है तीनों का मास, x3 डिवाइड बाई 3m। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देखिए, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 50 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 100। तो ये 300 माइनस 50 हो जाएगा 250। तो 250 मीटर दूर जाके गिरेगा इनिशियल से। अगर 3m का होता तो 100 मीटर पे जाके गिरता, लेकिन यहीं पे फटने की वजह से जो अकेला सिंगल m बचा है वो यहाँ से 250 मीटर की जाके दूर गिरेगा। मतलब यहाँ से कितना गिरेगा, ये तो ऑलरेडी 100 मीटर था, यहाँ से 150 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन थी उसकी, मतलब 100 मीटर जाता तो 100 मीटर ही मान के चलें, और फिर m1 x1 इस तरीके से आप करें। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, एक लेक्चर और लेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने डाउट भेजा था तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको कवर कर दिया। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।